स्वागत है आपका हमारे चैनल नवतिसा पर। हम लोगों ने आधुनिक भारत का सीरीज स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आती हैं। उनमें से प्रमुख जो थी यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो अंग्रेज और फ्रांसीसी थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कैसे लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे वांडीवास का युद्ध होता है कर्नाटक के तीर्थय युद्ध के समय, और उसमें अंग्रेज की तरफ से आयरकूट की सेना और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट लाली की सेना लड़ती है, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हो जाती है और उस युद्ध से सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी ही शासन करेंगी। उसी के साथ ही जो हमारी अंग्रेजी कंपनी थी उन्हें दीवानी मिल जाती है हमारे पूर्वी क्षेत्रों के जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। अब ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उनका ध्यान था दक्षिण की तरफ। पूर्व जीतने के बाद उनका ध्यान दक्षिण की तरफ था। तो दक्षिण की तरफ बहुत सारे नवीन राज्यों का उदय होता है। उनमें से प्रमुख जो राज्य थे उस टाइम के वो थे बहमनी और बीजापुर। इन दोनों में लड़ाई होती है। विजयनगर, सॉरी, बहमनी वर्सेस विजयनगर होते हैं। बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 भागों में विभक्त था। कौन कौन? बरार, विदर्भ, गुलमर्ग, बीजापुर और अहमदनगर। उसमें बरार बस नहीं लड़ रहा था, बाकी ये 4 प्रांत थे वर्सेस था हमारा विजयनगर। बहमनी जो था मुस्लिम बहुल राज्य था, वहीं बीजानगर जो था हिंदू बहुल राज्य था। लेकिन उस समय होता ये है कि इसकी हार हो जाती है और इसी के एक आगे चलकर प्रांत के रूप में मैसूर राज का गठन होता है। उस समय मैसूर राज में वाडियार राजवंश चल रहा था और जिसके राजा थे वेंकट टू। अब मैसूर राज को हम लोग देख लेते हैं। अभी का मैसूर और उस टाइम का मैसूर बहुत ही अलग था। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त कर चुकी थी। वहीं पे यहाँ पे जो थे निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम शासन कर रहे थे और यहाँ पे जो थे पेशवा का शासन था। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो गुट बनता है वो निज़ाम, पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनता है, इसलिए वो देख लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक मैसूर राज्य था और नीचे में जो था वो मद्रास और पुडुचेरी था और कर्नाटक वाला राज्य था जहाँ मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला था और यहाँ पे नीचे में ट्रावनकोर था। तो ये निज़ाम जो है ना हैदराबाद के, ये थे कभी इससे मिल जाते थे, मतलब कभी मैसूर से, कभी अंग्रेज से। अभी हम लोग देखेंगे होता क्या है। ये जो है ना निज़ाम अपना उत्तरी सरकार वाला तट था, इनके कब्जे में था। ये ऐसे ही जाके ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं कि ये इस पे मतलब आक्रमण नहीं करे और भविष्य में अगर कोई इससे लड़ने आता है तो उस टाइम मदद करे। पेशवा भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। इनका सिक्का दिल्ली तक चलता था और ये जो थी ये तो इन्हीं के समर्थक वाली थी। और ये कर्नाटक भी, मद्रास भी इन्होंने लीज पे ले रखा था। तो बच जाता है मैसूर राज यहाँ पे दक्षिण में उन लोगों। और ये इनका महत्व इसलिए था ना मैसूर राज्य का, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि होती थी। यहाँ व्यापार, यहाँ समुद्र किनारे था तो यहाँ व्यापार भी बहुत अच्छा होता था। प्लस इन लोगों के पास अपना बंदरगाह था। उस समय इन लोगों के पास बहुत जंगल थे जिसमें चंदन के पेड़ लगे होते थे और रेशम का भी इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुविधा था, जिसके कारण इनका ध्यान इस पर गया। तो अब देखते हैं हम लोग मैसूर राज के बारे में। पहले हम लोग इस स्लाइड में मैसूर राजवंश के बारे में जो राजा थे इनके, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद के स्लाइड में हम लोग जगह नहीं होने की वजह से नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उनके बारे में। तो बहुत सारे नवीन राज्यों का उदय हुआ था, उसमें से मैसूर था, अवध था, बंगाल, बहुत सारा था। हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैसूर को स्टार्ट करते हैं। 1612 ईस्वी में वहाँ पे वाडियार राजवंश था और जिसके राजा कौन थे? वेंकट टू।
18वीं सदी के मध्य में वहाँ पे एक राजा आते हैं जिनका नाम था चिक्का कृष्ण राज। तो ये ना वास्तविक संस्था मतलब ये राजा थे, लेकिन इनकी जो सेना, दो सेनापति थे ना, ये नंदराज और देवराज, यही वास्तविक वहाँ पे शासन चलाते थे। उसमें भी नंदराज ज्यादा सकते मतलब वर्चस्व रखते थे। इसी की मतलब सेनापति में, ये सेनापति नहीं बोल सकते, सैनिक थे एक, कौन, हैदर अली। एक सैनिक थे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि ये पूरे मैसूर राज्य के राजा बन जाते हैं अपनी निपुणता के कारण, अपने युद्ध कौशल के कारण। तो ये जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, मतलब सेनापति जो थे, ये एक डिंडीगुल जगह है, वहाँ 1755 ईस्वी में हैदर अली को फौजदार बना के भेज देते हैं। तो जैसे ही ये डिंडीगुल जाता है ना फौजदार बनकर, तो ये दो काम करता है। ये थोड़ा कम निरक्षर था, तो उसके लिए ये करता है, एक खंडेराव करके अपने ब्राह्मण, वो थे बहुत ज्ञानी थे, उनको अपना सेनापति मतलब सलाहकार रख लेता है। और दूसरा ये करता है ना, फ्रांसीसी से ये लोग निपुण थे कि उन लोगों को बहुत अच्छे, जैसे कि हम लोग देखा था एक बार फ्रांसीसी ने सिर्फ 1000 सैनिक के से लड़के 10,000 सैनिक पर भारी पड़े थे। तो ये क्या करता है ना, फ्रांसीसी से अपने फ्रांसीसी ऑफिसर को अपने यहाँ रख लेता है, ताकि अपने सैनिकों को 5-7 वाला नौसैनिक वाला मतलब गुण में निपुण कर सके। और साथ ही एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कर लेता है, मतलब स्थापना करता है। क्यों करता है ना, क्योंकि इसे पता था हमारे पास अस्त्र शस्त्र रहेगा ना, तभी हम लोग ब्रिटिश इंडिया कंपनी से लड़ पाएंगे। फिर यहीं पे क्या हो जाता है ना, मैसूर पहले राजधानी हुआ करती थी, राजधानी परिवर्तन हो जाता है। और ये क्या करता है, हैदर अली 1760 ईस्वी में नंदराज को मारकर खुद ही यहाँ का स्वयं को शासक घोषित कर देता है। कहाँ का, मैसूर का। और 1663 ईस्वी में एक जगह था वैदनूर, वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये वहाँ दो उत्तराधिकारी के लिए फिर लड़ाई होता है। तो ये क्या करता है, दोनों को मार देता है और अपना शासक को किसी को नियुक्त कर देता है, और अपने नाम पे उसका नगर का नाम रख लेता है, हैदर नगर। फिर क्या होता है ना, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मैसूर युद्ध होता है। दूसरे वाले में इसकी मृत्यु हो जाती है बीच में ही, और उसके बाद इसका बेटा आता है टीपू सुल्तान। इन्होंने ये भी किया, ये मुस्लिम होते हुए भी तांबा और सोने के सिक्का पे शिव, पार्वती, विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई थी, और एक चामुंडेश्वरी मंदिर है मैसूर में ही, उसके लिए धन भी दान दिए थे। फिर क्या होता है, इसका जब पुत्र शासक बनता है आधे लड़ाई में ही 1782 ईस्वी में, तो इन लोगों की सेना इतनी संगठित थी ना कि इसकी मृत्यु हो जाने के बाद अभी 3 दिन तक अंग्रेजी सेना को पता ही नहीं चल पाया था कि मतलब हैदर अली मर गया है। और टीपू सुल्तान ने तब तक उत्तराधिकारी मतलब अपना कर लिया था, बन गया था। शासक बनता है ये 1782 ईस्वी में, एक थॉमस मुनरो थे, उन्होंने इसे टीपू सुल्तान को कहा था नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा। तो क्या कहा था, अशांत। नई रीति क्यों, क्योंकि ये नया नया चीज को लागू किया था। किन किन चीजों को लागू किया था, सबसे पहले तो अपने नाम का सिक्का चलवा दिया था। फिर आधुनिक कैलेंडर का इन्होंने शुरुआत किया था। और क्या किया था ना, जैसे महीना और दिन का नाम चैत्र में होता है, हिंदू में होता है ना, तो उसको चेंज करके अरबी में करवा दिया था। फिर सिक्का ढालने का नया तकनीक का व्यवस्था किया था। फिर नाप तोल का नया इकाई ही ला दिया था। और क्या किया था ना, 1787 ईस्वी में कहीं पे बादशाह दिया रहता है, कहीं पे पातशाह दिया रहता है। जैसे लुसेंट में पातशाह दिया हुआ है, तो उसकी उपाधि धारण की थी। फिर जब ये लोग तो फ्रांस के समर्थक थे ना मैसूर वाले, तो ये क्या वहाँ पे जब फ्रांस क्रांति के बाद कुछ लोग इनके राज्य में जो फ्रांसीसी रहते थे, तो उन्होंने इनसे बोला कि फ्रांस के जैसे यहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाए। तो ये खुशी खुशी स्वीकार कर ली, और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब का स्थापना की, और खुद भी इसके सदस्य बन गए। और वहीं पे कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाए थे। और इन्होंने अपने झंडे पे शेर की भी तस्वीर लगवाई थी, इसलिए इसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे लड़ी थी मैसूर के लिए। और इनकी मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, कब, 1799 ईस्वी में।
ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 जो प्रमुख युद्ध होते हैं। कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था टीपू सुल्तान और हैदर अली वाले पार्ट को। अब हम लोग देखेंगे कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और वो कब कब होते हैं और उनमें कौन जीतता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 में होता है और 1769 ईस्वी तक चलता है। दूसरा जो है 1780 में स्टार्ट होता है और 84 तक चलता है। तीसरा है 1790 में स्टार्ट होता है और 92 तक चलता है। चौथा 1799 में स्टार्ट होता है और 1799 तक ही चलता है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका कारण क्या था? फ्रांसीसियों से मैत्री, यानी हमारा जो मैसूर राज्य था वो फ्रांसीसी समर्थक था, तो ये बात अंग्रेजों को खटकती थी। दूसरा था बालघाट और गंटूर की दीवानी। इसमें था कि निज़ाम जो है 7 लाख रुपया लेकर के अंग्रेज को दे देंगे, तो ये बात हैदर अली को अच्छी नहीं लग रही थी। तीसरा था मैसूर सीमा विवाद। मैसूर का जो सीमा था वो कर्नाटक सरकार और मैसूर सरकार और कर्नाटक से लगता था, जो विवाद का कारण था। और इसमें था ना 2 गुट बने थे, एक मराठा निजाम और अंग्रेज एक गुट में थे और वर्सेस था हैदर अली। तो हैदर अली ने एक योजना बनाई और इस गुट को तोड़ने के लिए तो उन्होंने मराठा को 35 लाख रुपए का ऑफर किया और निजाम जो थे तो वो एक स्मिथ करके थे, उसके साथ मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन कर्नाटक जो कि मैसूर समर्थक था पहले, वो उसके डर से ये जाकर फिर हैदर अली के साथ मिल जाते हैं और फिर एक गुट बन जाता है निज़ाम, मराठा और हैदर अली का, और फिर अकेले हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे पहले था हैदर अली। तो ये मराठा को 35 लाख देते हैं तो ये मान जाता है, इसमें से 18 लाख रुपया दिया जाता है नगद और बाकी इसे कोलार का क्षेत्र दे दिया जाता है। फिर क्या होता है ना, जब ये इसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग हो जाती है, तो यहाँ पे हैदर अली से जो युद्ध होता है उसमें हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेजी कंपनी बुरी तरह से हार जाती है। और यहाँ पे एक संधि होती है, मद्रास की संधि। वो कब होती है? 1769 ईस्वी में। इस संधि के तहत हैदर अली जो जो बात चाहता है वो मनवा लेता है अंग्रेजी सरकार से। उनकी पहली शर्त थी कि नुकसान में जितनी भी भरपाई हुई है, मतलब युद्ध में, वो सारा देंगे अंग्रेजी कंपनी, तो वो मान जाते हैं। भविष्य में अगर मेरा किसी के साथ लड़ाई होता है तो फिर साथ देने आएंगे अंग्रेज, उसके लिए भी मान जाते हैं। और कैदियों की अदला बदली और जितना भी विजित क्षेत्र है उसका अदला बदली। फिर होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध इसलिए स्टार्ट होता है ना कि इसमें मद्रास की जो संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि अगर मेरा किसी के साथ लड़ाई होगा मैसूर राज्य का, तो अंग्रेज उस समय हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1771 ईस्वी में जब मराठा आक्रमण करते हैं मैसूर राज्य पे, तो फिर अंग्रेज उस टाइम उसका साथ नहीं देते हैं। तो एक कारण, सबसे मेन कारण तो यही था। फिर था कि माही बंदरगाह जो मैसूर राज्य के क्षेत्र में पड़ता था और मैसूर की सेना का जितना भी माल का आवाजाही होता था वो माही से ही होता था। उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरा कारण ये था, इसमें भी 2 गुट बनता है। पहला, ये तो इस गुट का तो शुरुआत ही निज़ाम के द्वारा किया जाता है। निज़ाम जो थे शुरुआत करते हैं गुट बनाने का। उसमें गुट में रहते हैं हैदर अली मराठा वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर क्या होता है ना, यहाँ पे निज़ाम इसलिए रुष्ट थे क्योंकि जब उन्हें बोला गया था 7 लाख रुपया लेके इन्हें क्षेत्र दिया जाएगा बालघाट और गंटूर का, लेकिन अंग्रेज नहीं देते हैं, तो वो उससे रुष्ट थे। और हैदर अली तो थे ही अलग। मराठा भी इसलिए रुष्ट थे कि महाराष्ट्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जा रही थी, तो वो भी एक तीनों गुट में ये लोग शामिल हो जाते हैं। अलग थी ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी फिर एक अपनी योजना बनाती है, मराठों को से कर लेती है सालाबाई की संधि। सालाबाई की जो संधि है
वो हुई थी 1782 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट संधि है। कौन सी? सालाबाई। पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद कर लेंगे आप लोग। और निज़ाम को फिर वो अंग्रेज जो है गंटूर, उनके अंग्रेज के पास तो उपाय नहीं था कि तीनों मिल जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा वाला सीन था। तो फिर इन्हें गंटूर और बालघाट वाला क्षेत्र दे दिया जाता है, तो निज़ाम भी मान जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। फिर से अंग्रेज, निज़ाम और मराठा और हैदर अली फिर से अकेले रह जाता है। तो इस युद्ध में क्या होता है ना, आधे युद्ध में ही जब होता है, पोर्टो नोवा का एक युद्ध होता है 1782 ईस्वी में। यहाँ पे हैदर अली घायल हो जाते हैं और युद्ध के बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी सेना इतनी संगठित थी कि बीच में अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता है कि हैदर अली मारे गए हैं और टीपू सुल्तान अपना राजपाट संभाल लेता है और फिर युद्ध स्टार्ट वो करता है। लेकिन यहाँ पे आयरकुट के नेतृत्व में जब युद्ध किया जाता है तो यहाँ जो है इसकी सेना जो है वहाँ तक घुस जाती है, मैसूर के आधे रास्ते तक। तो फिर यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है, मतलब दोनों ही जो थे ना, मतलब लड़ते लड़ते थक गए, तो टीपू सुल्तान को मैंगलोर की संधि करनी पड़ती है। किससे? अंग्रेजों से। कब? 1784 ईस्वी में। इस संधि में जो थे अंग्रेज की तरफ से, वो थे लॉर्ड मैकार्टनी और इधर से थे टीपू। टीपू इसलिए मैंने लिखा ना क्योंकि स्टार्ट होता है युद्ध हैदर अली के साथ, लेकिन मर जाने की वजह से, मृत्यु हो जाने की वजह से संधि होती है टीपू सुल्तान के बीच। तो इसमें था, इस संधि के तहत ये हुआ था कि जीता प्रदेश वापस कर दिया जाएगा और बंदियों की मुक्ति मतलब छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। इस समय वायसराय थे, इसमें वायसराय नहीं था, इसमें वायसराय थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे इस संधि से एकदम भी खुश नहीं थे। उन्होंने तो इतना तक कहा था कि मैं विश्वास के साथ, ये ऐसा कहा था कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस संधि के बावजूद कर्नाटक इनके पास नहीं रहेगा। तीसरा जो है स्टार्ट होता है 1790 से 1792 के बीच, तीसरा आंध्र मैसूर युद्ध। इसका कारण ये संधि बस नाम मात्र की थी। इसका कारण ये था कि टीपू सुल्तान जो है वो मतलब मैसूर जो है वो फ्रांस समर्थित राज्य था ना, प्रांत था ना। तो फिर वो टीपू जो है फ्रांस, वो कस्तूतूनिया एक जगह है का समर्थन मांगता है और अपना दूध भी वहाँ पे भेज देता है। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आती है। 1789-90 में दो दुर्ग होते थे जो डच के पास थे। डचों ने ट्रावनकोर, यहाँ पे जो है ट्रावनकोर, ये इसको बेच देते हैं और वहाँ के जो नरेश हैं वो खरीद लेते हैं। ये ट्रावनकोर जो है ब्रिटिश कंपनी थी, उनके मित्र टाइप के थे, मित्र ही थे। तो ये लेकिन इस जो दुर्ग को खरीदना कौन चाहते थे? टीपू सुल्तान चाहते थे और टीपू वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं। ये बात भी अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगती है। मतलब टीपू को यहाँ पे एक तो वो दूध भेजते हैं वो अच्छी नहीं लगती है, एक आक्रमण कर देते हैं वो अच्छी नहीं लगती है। फिर क्या होता है ना, जब आक्रमण कर देते हैं तो अंग्रेज भी इस पे आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पे मराठा, निजाम और कर्नवालिस जो वायसराय थे एक साइड होते हैं, वर्सेस होता है टीपू। मराठा को बोलता है ये लोग, मतलब अंग्रेज लोग, कि हम जितना भी राज्य जीतेंगे ना, मतलब गंटूर मतलब नहीं देना चाहते थे कर्नवालिस, फिर उसके बदले में बोलते हम मैसूर से जितना भी राज्य जीतेंगे वो तुमको दे देंगे। तो निजाम इसके साइड में आ जाता है और टीपू अकेले हो जाता है। यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम जो उनकी राजधानी थी वहाँ पर तक घुस जाते हैं और तब टीपू को लास्ट में वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। इसमें था कि उनका जितना भी प्रदेश है उनका आधा भाग अंग्रेजों को देना होगा, साथ ही 3 करोड़ रुपए की राशि भी देनी पड़ेगी। उस टाइम इनके पास अगर कैश राशि नहीं थी 3 करोड़, तो उन्होंने कर्नवालिस ने इनके मतलब टीपू के 2 पुत्र थे उनको अपने पास बंधक के रूप में रख लेते हैं। उस समय वायसराय जो थे वो कर्नवालिस थे। कर्नवालिस ने ये लाइन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एक बार प्रश्न पूछा गया था। कर्नवालिस ने कहा था हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। मतलब अपना जो मित्र था इसका मराठा और निजाम, उसको ऐसा प्रदेश दे दिया था जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था,
इसलिए बोल रहा है अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु मतलब मैसूर को लंगड़ा कर दिया है। इसके बाद जो वायसराय आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस, इसके बाद सर जॉन शोर आते हैं। इन्होंने मैसूर राज्य में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसलिए इसे अहस्तक्षेप का जन्मदाता भी कहा जाता है, किसे, सर जॉन शोर को। चौथा जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का कारण ये था वेलेजली द्वारा भेजे गए सहायक संधि को नहीं मानना। किसने नहीं माना? टीपू सुल्तान ने नहीं माना। तो 1799 में युद्ध होता है, श्रीरंगपट्टनम में घुस जाते हैं वो लोग और टीपू को उसके दुर्ग पर ही मार देते हैं। फिर क्या था यहाँ पे, फिर एक छोटा सा राजा था 2 वर्ष का, कृष्णराज, उसको राजा बना देते हैं अंग्रेज और मैसूर को अपने संरक्षण में ले लेते हैं और इनका जो 2 पुत्र को बंधक बनाए थे उसे पेंशन दे देते हैं। और यहाँ पे वेलेस्ली वायसराय जो थे वो कहते हैं अब पूरब का जो राज्य है हमारे कदमों में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। थैंक यू।